Student, in the last class, we have discussed about the go back and ARQ protocol and why the go back and ARQ protocol is more efficient than stop and wait ARQ protocol. तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि पाइपलाइन यूज किया जा रहा है गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल में और सेंडर की तरफ एक विंडो यूज किया जा रहा है और नंबर ऑफ फ्रेम विच हैज रिसाइडिंग इन द विंडो all frame that can be sent by the sender. तो अब देखते हैं कि गो बैक यानी ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा था कि गो बैक यानी ARQ में अगर कोई भी फ्रेम लॉस होता था तो कई सारे फ्रेम जो हम भेज चुके थे उसको रिट्रांसमिट करना पड़ रहा था, मतलब अननेसेसरी हमको वो भी फ्रेम भेजना पड़ रहा है जिसको हमने भेज दिया था। वो प्रॉब्लम इस वजह से हो रही थी क्योंकि वहाँ पर रिसीवर का जो विंडो साइज़ था वो 1 था। केवल एक बार में एक ही फ्रेम रिसीवर ले सकते हैं। तो अगर ये किया जाए कि रिसीवर के पास एक मेमोरी दे दी जाए कि जितने भी फ्रेम आ रहा है उन फ्रेम को रिसीवर क्या करें अपने पास सेव करते रहें और जब भी टाइम आउट टाइम के बाद जो फ्रेम रीट्रांसमिट किया रहा है कर रहा है उसको भी सेव करें और बाद में उसको क्या करें शॉर्ट कर दें। तो अगर वो सारे फ्रेम सेव करता जाए रिसीवर तो सेंडर को फिर से उन फ्रेम को रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा। सेंडर केवल वही फ्रेम रीट्रांसमिट करेगा जो लॉस हो गया है। तो इस वजह से जो थोड़ी सी ट्रैफिक जनरेट हो रहा था गो बैक यानी ARQ में, जो अननेसेसरी कई सारे फ्रेम भेजे जा रहे थे, वो प्रॉब्लम सेलेक्टिव रिपीट में सॉल्व हो जाएगी। तो सेलेक्टिव रिपीट में ये देखा जाएगा कि जो भी फ्रेम लॉस हो रहा है केवल वही फ्रेम भेजा जाएगा, बाकी सारे फ्रेम दोबारा नहीं भेजे जाएंगे। तो देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल के। तो देखो, रिसीवर डज नॉट रिजेक्ट द आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम, बहुत अच्छा हो गया। अब रिसीवर एक्सेप्ट द आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एंड सॉर्ट देम लेटर, जितने भी आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम आ रहे हैं रिसीवर क्या करेगा उन सबको एक्सेप्ट कर लेगा और बाद में उनको क्या करेगा सॉर्ट कर लेगा। जो भी हमारा लॉस्ट फ्रेम है वो जब आएगा तो उसको सारे फ्रेम को सॉर्ट कर लेगा जो भी फ्रेम उसके पास पहुंचे हैं। Thus only the missing frame has to be sent by the sender. For sending the missing frame, sender perform searching and find the missing frame. तो sender क्या करेगा, जो भी उसका विंडो था विंडो के अंदर उस फ्रेम को सर्च करेगा जिसका टाइम आउट हो गया है, तो वो केवल वही फ्रेम रीसेंड करेगा। Sender selectively repeat that frame. Thus only the selected frame is repeated and not the entire window. तो इसमें केवल वही फ्रेम भेजा जा रहा है जो लॉस हुआ है, सारे फ्रेम नहीं भेजे जा रहे हैं जो विंडो के अंदर है। दैट इज वाई द प्रोटोकॉल हैज बीन नेम्ड एज सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। SR protocol leads to retransmission of lost frame after expiry of timeout timer. Sender only retransmit frame for which a NAK negative acknowledgement is received. तो दो तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करते हैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में। एक तो ये है कि जब फ्रेम का टाइम आउट टाइम हो जाए, जब टाइम आउट टाइम हो जाए तो वो फ्रेम रिट्रांसमिट किया जाएगा। और दूसरा है कि रिसीवर की तरफ से एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा सेंडर की तरफ, और वो एक्नॉलेजमेंट ये डिनोट करेगा कि जो फ्रेम लॉस हुआ उस फ्रेम को फिर से भेजा जाए, कि वो फ्रेम अभी रिसीवर के पास रिसीव नहीं हुआ। तो सेंडर क्या करेगा, उस फ्रेम को सर्च करेगा अपने विंडो के अंदर और वो उस फ्रेम को सेलेक्ट करके फिर से रिसीवर की तरफ भेज दिया। तो जितने भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, इसमें विंडो भी बढ़ जा रहा है, कई सारे फ्रेम भी एक साथ भेजे जा रहे हैं, और जो अभी तक गो बैक यानी ARQ में जो भी डिसएडवांटेज था वो भी यहाँ पर रिमूव कर लिया गया SR प्रोटोकॉल में।
तो अब देखिए कि यहाँ पर भी विंडो लिया गया है और जैसे हम लोगों ने देखा था कि गो बैक एन ARQ में एक SF रहता था जो आउटस्टैंडिंग फ्रेम बताता था, एक SN रहता था जो बताता था कि नेक्स्ट फ्रेम विच कैन बी ट्रांसमिटेड। तो आउटस्टैंडिंग फ्रेम क्या हो गए, वो फ्रेम जो इसका एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं मिला है, और SN नेक्स्ट फ्रेम जिसको अभी भेजा जाना बाकी है। और SF के पहले जो भी फ्रेम है वो फ्रेम है जो ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड हो गए हैं, जिनका एक्नॉलेजमेंट आ गया है रिसीवर के पास। लेकिन यहाँ पर जो विंडो है, जो हमने देखा था गो बैक एन ARQ में, वहाँ पर जो विंडो की साइज थी 2⁻m-1 थी। मतलब कि 2⁻m इतने क्या होते थे, नंबर ऑफ फ्रेम होते थे। तो ये इतने सीक्वेंस नंबर हो सकते थे। तो जितने सीक्वेंस नंबर से होते थे उससे एक कम क्या होती थी, विंडो की साइज होती थी। मैक्सिमम इतने विंडो की साइज हो सकती थी गो बैक एन ARQ में। अब सेलेक्टिव रिपीट में क्या किया गया, इसमें जो विंडो की साइज है वो थोड़ा सा चेंज हो गई। सेंडर विंडो एंड रिसीवर विंडो यहाँ पर तो सेम होंगी सेलेक्टिव रिपीट में, ठीक है। लेकिन उसमें गो बैक एन ARQ में क्या था, सेंडर की विंडो साइज क्या थी 2⁻m-1 और रिसीवर की विंडो साइज क्या थी, वो 1 थी। सेलेक्टिव रिपीट में इन दोनों की साइज सेम होंगी, लेकिन वो साइज क्या होगी, वो देखो ये है साइज 2⁻m डिवाइडेड बाई 2। मतलब जितने सीक्वेंस नंबर हैं उनका हाफ। तो अब देखिए ये जो विंडो दिखाया गया है रिसीवर की तरफ का दिखाया गया है, और रिसीवर की तरफ देखिए जो RN है वो उस नंबर को पॉइंट करेगा, फ्रेम दैट कैन बी रिसीव्ड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर डिलीवरी कलर्ड बॉक्सेस ऑलरेडी रिसीव्ड। तो ये देखो वो फ्रेम है, अगर कलर्ड हैं तो इसका मतलब वो फ्रेम रिसीव कर लिए गए हैं, और जो कलर नहीं है दैट फ्रेम आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव। तो यहाँ पे लिखा गया है रिसीव विंडो नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, तो RN उसको डिनोट करेगा जो सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्टेड है रिसीवर की तरफ। ये देखिए ये वो फ्रेम है जो रिसीव कर लिए गए हैं और एक्नॉलेज भी कर दिया गया है। ये वो फ्रेम है जो अभी रिसीव नहीं हो सकते हैं। अगर इस सीक्वेंस नंबर का कोई भी फ्रेम रिसीवर की तरफ आता है तो रिसीवर उन फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये दो फिगर लिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि एक में है विंडो की साइज 2⁻m-1 है, और एक में है विंडो की साइज ग्रेटर देन 2⁻m-1। तो हमने सेलेक्टिव रिपीट में देखा क्या कि एट मोस्ट विंडो साइज 2⁻m-1 हो सकती है, मीन्स द हाफ ऑफ 2⁻m। तो अब ये फिगर ये बता रहा है कि अगर हाफ है तो उस केस में किस तरीके से हमारा प्रोसीजर फॉलो करेगा, और अगर विंडो की साइज हाफ से इंक्रीज कर रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखते हैं हम। देखिए ये फ्रेम है, विंडो की साइज यहाँ पर क्या ली गई है फिगर नंबर A में, यहाँ पर विंडो की साइज है 2, फ्रेम 0 और 1 ये विंडो के अंदर है। तो फ्रेम 0 सेंड किया गया और देखिए वो 0 रिसीव कर लिया गया, ठीक है, और विंडो क्या हुआ, आगे स्लाइड हो गया। फ्रेम 1 सेंड किया गया, फ्रेम 1 रिसीव हुआ और वो एक्नॉलेज भी किया गया है, और विंडो की साइज आगे स्लाइड कर गई रिसीवर विंडो की। देखिए फ्रेम 0 फ्रेम 1 ये सेंड किए गए हैं, इसके बाद फ्रेम 0 सेंड किया गया है, और यहाँ पर फ्रेम कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीवर, 2।
लेकिन यहाँ पर 1 क्यों सेंड किया गया, 0 क्यों सेंड किया गया? देखिए, यहाँ पर जो भी एक्नॉलेजमेंट था 0 के लिए, वो सेंडर की तरफ रिसीव ही नहीं हुआ। फ्रेम नंबर 1 का भी एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुआ। तो एट टाइम आउट टाइम, और ये टाइम आउट किसके लिए है? फ्रेम 0 के लिए है। जब फ्रेम 0 का टाइम आउट टाइम हो जाएगा तो फ्रेम 0 रीट्रांसमिट किया जाएगा। टाइम आउट क्यों हो रहा है? वो फ्रेम 0 रिसीव कर लिया गया रिसीवर की तरफ, बट एक्नॉलेज नहीं हुआ सेंडर की तरफ। तो सेंडर ये एज्यूम करेगा कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, इसका मतलब जो हमारा फ्रेम है वो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर ही कहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर करप्ट हो गया है, या फिर हो सकता है लॉस हो गया हो। तो इस वजह से सेंडर उसको रीट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन रिसीवर की तरफ देखो, फ्रेम नंबर 0 पहुंच चुका है, इसलिए वो डुप्लीकेट पैकेट है, और रिसीवर क्या करेगा? उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो ठीक है, इसी तरीके से होना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो हमारी विंडो की साइज़ है वो, अगर हम सीक्वेंस नंबर देखें तो सीक्वेंस नंबर क्या है? 4 है। जो सीक्वेंस नंबर बिट अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीक्वेंस नंबर बिट क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो 2 को पावर 2 क्या आया है हमारा? 4 आया है। और अगर हम सेलेक्टिव रिपीट की बात करें तो जितने भी सीक्वेंस नंबर होते हैं, उन सीक्वेंस नंबर का जो हाफ होता है, यहीं तक हम लोग विंडो की साइज ले सकते हैं, इसके ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक केस ऐसा लिया गया है जिसमें जो हाफ से एक ज़्यादा ले लिया गया है विंडो की साइज़। तो अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इसके वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है हमारे इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। तो देखो, यहाँ पर विंडो की साइज़ 3 है, तो 0 1 2 3 ये विंडो के अंदर है, ये सारे फ्रेम भेजे जा सकते हैं 1 बाई 1। तो 0 सेंड किया गया, उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ। 1 सेंड किया गया, उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ। 2 सेंड किया गया, उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने सेंड किया है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे विंडो जो है वो रिसीवर की तरफ स्लाइड हो रहा है। 0 पर एक्नॉलेजमेंट भेजा गया तो एक विंडो स्लाइड हुआ आगे। 1 के लिए भेजा गया, 1 प्लेस और स्लाइड हुआ। 2 के लिए भेजा गया, 1 प्लेस और स्लाइड हुआ। अब देखिए, जब विंडो यहाँ पर था 3 पर, रिसीवर का विंडो, इट मीन्स रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 3। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रेम नंबर 0 भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है 0? क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट है वो सारे लॉस हो गए हैं, एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा है। सपोज कीजिए, चलिए अगर फ्रेम नंबर 0 का एक्नॉलेजमेंट सेंडर की तरफ नहीं किया, फ्रेम नंबर 1 का अगर चला जाता तब भी काम हो जाता, क्योंकि जो हमारा एक्नॉलेजमेंट है वो सारे एक्नॉलेजमेंट क्या है? क्युमुलेटिव है। अगर फ्रेम नंबर 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता तो इट मीन्स फ्रेम नंबर 0 सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। तो ये सारे एक्नॉलेजमेंट एक भी रिसीव नहीं हुआ है, तो उस वजह से फ्रेम 0 के लिए टाइम आउट हो गया। और टाइम आउट पर क्या वर्क होता है? जिस फ्रेम के लिए टाइम आउट होता है वो फ्रेम रीट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रेम 0 के लिए टाइम आउट हुआ है, तो फ्रेम 0 क्या किया जाएगा? रीट्रांसमिट किया जाएगा। बट जो रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा था किसको? वो 3 को। लेकिन ये देखो, ये जो 0 सेंड किया जा रहा है, रिसीवर फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कर रहा है एक्सेप्ट? क्योंकि जो 0 है उस सीक्वेंस नंबर का एक फ्रेम इसके विंडो के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जो सेंडर भेज रहा है वो इस सीक्वेंस, मतलब ये फ्रेम नहीं सेंड कर रहा है, वो फ्रेम सेंड कर रहा है जो पहले रिसीवर के पास भेजा जा चुका है, इस फ्रेम को। तो इसलिए ये जो है, ये डुप्लीकेट फ्रेम को एक्सेप्ट कर ले रहा है, और जो कि एक प्रॉब्लम है। इस वजह से विंडो की सारी समस्या क्या होती है? हाफ ऑफ द सीक्वेंस नंबर, एट मोस्ट हाफ ऑफ द सीक्वेंस नंबर। तो देखिए नीचे हमने लिखा है डुप्लीकेट फ्रेम accepted as receiver don't whether this is a frame, this is the next frame or previous one.
In selective repeat ARQ, the size of sender and receiver window must be at most 1/2 the to the power m. ये हम बता चुके हैं आगे. Before the delivery, ये थी आपकी रिसीवर विंडो, एंड आफ्टर द डिलीवरी ये आपकी थी रिसीवर विंडो. अब देखिए एक ये एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हमारा सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में फ्रेम लॉस हो जा रहा है तो वो लॉस किस तरीके से मैनेज होता है. तो जैसा भी अभी तक हम लोगों ने करते आए हैं कि विंडो साइज देखी जाती है और विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम है वो फ्रेम सेंड किए जाते हैं. तो फ्रेम 0 सेंड किया गया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, फ्रेम 1 सेंड किया गया. अब देखो फ्रेम 1 क्या है, वो लॉस हो गया. और बट ये लॉस अब रिसीवर को नहीं पता कि ये फ्रेम लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है. रिसीवर क्या कर रहा है कि जो विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम है उसको वो ट्रांसमिट कर रहा है. तो 1 सेंड हुआ, 2 सेंड हुआ, फिर फ्रेम 3 सेंड हुआ. ठीक है. और देखिए यहाँ पे जब फ्रेम 2 पहुँचा है तो यहाँ पर रिसीवर की तरफ क्या होता है. देखिए रिसीवर की तरफ जो भी फ्रेम आ रहे हैं वो सारे फ्रेम को ये रिसीव कर रहा है. बट अगर फ्रेम कोई आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है तो उस फ्रेम को भी ये अपने बफर में स्टोर कर ले रहा है और उसको रिसीव कर रहा है. बट आउट ऑफ ऑर्डर के केस में जो भी फ्रेम इसके पास नहीं आया है उस फ्रेम के लिए रिसीवर क्या करेगा, एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. एंड दैट निगेटिव एक्नॉलेजमेंट व्हेन रिसीव्ड बाय द सेंडर विल रीसेंड द दैट फ्रेम. तो जिस फ्रेम के लिए वो आया है एक्नॉलेजमेंट वो फ्रेम रीसेंड किया जाएगा. इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल. यहाँ पर वो फ्रेम सेलेक्ट किया जाएगा और वही भेजा जाता है. इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो नॉर्मली चलेगा. अब देखिए लिंक यूटिलाइजेशन हम लोगों ने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में देखा था और वहाँ पर जो लिंक का यूटिलाइजेशन है दैट वाज वेरी लेस और लीस्ट इफिशिएंट था वो. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें गो बैक एन ARQ और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा राउंड ट्रिप टाइम तक हम लोग कई फ्रेम एक साथ भेज रहे हैं. तो वो जो फ्रेम है वो देखिए कितने फ्रेम हैं, एन क्या है आपकी विंडो की साइज़. तो विंडो के साइज़ के इक्वल तक हम लोग उतने फ्रेम सेंड कर दे रहे हैं. तो उस वजह से देखिए यहाँ पे जो है जो लिंक यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जा रहा है. पहले हम लोगों ने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जो लिंक यूटिलाइजेशन देखे थे वो ये था 2A. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए अगर n की साइज़ हमारी डिनोमिनेटर से बड़ी हो जा रही है तो वहाँ पर लिंक यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर से कम होती है तो वहाँ पर लिंक यूटिलाइजेशन में यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा. और जो ए है वो आपका क्या है, प्रोपोगेशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम. तो इस पर एक हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखेंगे अभी. तो देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि इफिशिएंसी क्या है लिंक की. तो अब क्योंकि लिंक जो है वो 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा एंड द प्रोटोकॉल इज सम लेस इफिशिएंट. तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी इफिशिएंसी थी उस इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो लिंक का थ्रूपुट फाइंड कर रहे हैं. तो फिर थ्रूपुट देखिए कैसे फाइंड किया जाएगा. यहाँ पर ये देखिए व्हाट इज बी इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड इफेक्टिव बैंडविड्थ और थ्रूपुट इज इक्वल टू इफिशिएंसी, जो भी हमारी इफिशिएंसी कैलकुलेट हुई थी u एंड मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ. तो इफिशिएंसी ये आ गई, सॉरी थ्रूपुट ये आ गया.
अब अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर एफिशिएंसी और थ्रूपुट दोनों निकाल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक रिलेशन है एफिशिएंसी और थ्रूपुट का। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल लिया गया है और इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि स्टेशन ए यूजेस 32 बाइट पैकेट, मतलब कि एक पैकेट की साइज 32 बाइट है, फ्रेम भी हम इसको कह सकते हैं, टू ट्रांसमिट मैसेज टू स्टेशन बी। तबकि दो स्टेशन है ए एंड बी, स्टेशन ए से बी की तरफ मैसेज सेंड किया जा रहा है और वो जो मैसेज है, वो जो फ्रेम है, उसकी जो साइज है वो क्या है, 32 बाइट है। अगर इसको बिट में देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूजिंग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, द राउंड ट्रिप डिले बिटवीन ए एंड बी इज 80 मिलीसेकेंड। तो राउंड ट्रिप टाइम क्या हो गया, वो 80 हो गया। एंड द बोटलनेक बैंडविड्थ ऑन द पाथ बिटवीन ए एंड बी इज 128 kbps। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल बी यूज किया गया है और जो हम लोग साइज ले रहे थे वहाँ पर वो बाइट था। तो हमको इनका जो यूनिट है वो यूनिट सेम रखना पड़ेगा, या तो इसको बाइट कर लें या फिर इसको बिट कर लें। व्हाट इज द ऑप्टिमल विंडो साइज दैट ए शुड यूज। अब ऑप्टिमल विंडो साइज ए की क्या हो सकती है। तो ऑप्टिमल विंडो साइज का मतलब है कि हम लोग वो विंडो साइज यूज करें जहां पर हमारा लिंक यूटिलाइजेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखिए ये आगे जो है ये है, ये सॉल्व किया गया है उसको। यहाँ पर राउंड ट्रिप टाइम को 80 मिली सेकेंड ले लिया गया है। फ्रेम साइज, अच्छा देखिए यहाँ पर बिट में कन्वर्ट कर दिया गया है फ्रेम को। एंड बिट बैंडविड्थ इज दिस, ट्रांसमिशन टाइम, तो व्हाट इज ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम इज साइज ऑफ फ्रेम डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ या फिर ट्रांसमिशन रेट। तो ट्रांसमिशन रेट दिया गया है 128 kbps, तो उसमें उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। लेट एन बी द विंडो साइज, एन जो है विंडो साइज निकाल लिया गया है और इसे एन की वैल्यू हमको निकालनी है। यूटिलाइजेशन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 1+2 है। तो फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमको ऑप्टिमल बैंडविड्थ फाइंड करना है। तो ऑप्टिमल बैंडविड्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब यू की वैल्यू दी नहीं गई है तो हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए ही फाइंड करेंगे। तो वहाँ पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में जो यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इक्वल टू एन, एन क्या है, एन फाइंड करना है, एन डिवाइडेड बाई 1+2a। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी और जो भी वैल्यू आएगी उसकी फ्लोर वैल्यू ली जाएगी। सपोज करो वैल्यू आ रही है ये 3, 4 और 5, तो हमको एक होल नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी विंडो साइज है, विंडो साइज में फ्रेम्स होते हैं तो वो फ्रेम कुछ नंबर्स में ही रहेंगे। तो यहाँ पर होल नंबर लिया जाएगा और वो नंबर आपका क्या होगा, फ्लोर वैल्यू होगी। तो अगर हम लोग इस केस की बात करें तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। पर इस क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 41 आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल।